हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर 1 और 2 के रिक्त स्थानों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मॉडल पेपर 1 से 9 के MCQs पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे रिक्त स्थानों पर चर्चा। हमारा प्रथम प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये कहते हैं। तो देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये एमिलेज कहते हैं, जिसे हम एमाइलेज और कहीं कहीं पर इसे टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, उसका नाम फ्लोरीन है, जिसे हम एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसका संकेत एफ है। आइए चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न पर। मादा में अंडाशयों की संख्या जोड़ी होती है। तो देखिए, मादा में जो अंडाशय हैं वो एक जोड़ी होते हैं और इनसे जो है एक महीने में एक अंडाणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार से नर में भी जो है एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और वृषण जो है शुक्र जनन की क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं और अंडाशय जो हैं वो अंड जनन की क्रिया से अंडाणु का निर्माण करते हैं। और जब शुक्राणु और अंडाणु का जो मेल होता है तो आप जानते हैं कि उससे युग्मनज बनता है और इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नल के जल का पीएच मान होता है। देखिए, नल के जल का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लगा करके 8.5 तक हो सकता है, अर्थात ये हल्का, कभी कभी हल्का अम्लीय भी हो सकता है तो कभी कभी हल्का क्षारीय और कभी उदासीन भी हो सकता है। देखिए, जो उदासीन बिंदु होता है वो 7 होता है। 7 पर जो है वो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। अगर 7 से कम है 6.5 तो वो हल्का अम्लीय होगा, और अगर 7 से अगर इसका मान ज़्यादा आता है तो वो हल्का क्षारीय होगा। आइए चर्चा करते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। जल का अपवर्तनांक होता है। देखिए, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। छठे प्रश्न पर चलते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है। देखिए, दो युक्तियां होती हैं, एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर। वोल्ट मीटर जो है वो विभव नापने के काम में आता है और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव पार्श्व क्रम, जिसका दूसरा नाम समांतर क्रम है, इसमें संयोजित करते हैं। इसी प्रकार से अमीटर जो विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है और उसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। चलिए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न की। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है कहलाते हैं। देखिए, सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, जिसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। तो हमारा उत्तर है स्वपोषी। स्व यानी खुद, स्वपोषी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसके बारे में आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इसे वापस दोहरा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, जिसे हरित लवक कहते हैं, जो कि पत्तियों में पहले से मौजूद होता है, इन सब चीज़ों को मिला करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्षमता केवल हरे पौधों में ही पाई जाती है, क्योंकि हरे पौधों में ही क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के रिक्त स्थानों पर। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का पहला रिक्त स्थान है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी के आकार का होता है। देखिए, हृदय जो है वो एक पेशीय अंग होता है, मांसपेशियों का बना होता है और ये हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, अर्थात जिस प्रकार से हमारी बंद मुट्ठी होती है उसी के आकार का हृदय होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं।
देखिए, धातुएं जो होती हैं ये ध्वनिक होती हैं, सभी धातुएं होती हैं ध्वनिक, अर्थात जब ये धातुएं किसी भी सतह से टकराएंगी या इनसे हम टकराते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं ये आवाज़ बहुत अधिक करती हैं, इन्हें हम ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। जैसे आपकी जो है जो घंटी होती है स्कूल की, जिसको आप बजाते हैं तो देखिए उसकी जो ध्वनि होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत दूर तक जाती है, उसमें झंझनाहट होती है, तो इसे हम ध्वनिक कहते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। जनन में होने वाली विभिन्नताएं का आधार होती हैं। देखिए, जनन में होने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं वो जैव विकास का आधार होती हैं। जनन जानते हैं आप कि जनन के द्वारा संतति का विकास होता है, संतति का निर्माण होता है। जनन में जैसे माता है, पिता है, संतति है, संतति में आधे गुण जो है वो पिता से आते हैं, आधे गुण माता से आते हैं, और संतति उन दोनों का मेल होती हैं। तो इसी तरीके से संतति एक नया, उसमें कुछ न कुछ विकास हो गया, माता पिता से कुछ गुण उसमें एक्स्ट्रा आ गए, तो उससे उसका जैव विकास होता है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे घोड़ा है, गधा है, इसमें एक मेल है और एक फीमेल है। जब इन दोनों का हम क्रॉस करवाते हैं, विजातीय क्रॉस हो गया, एक तरीके से अलग अलग जातियों का क्रॉस हो गया, विजातीय क्रॉस, तो एक नई जाति अर्थात खच्चर का विकास होता है। तो जनन से जो है जीवों में विभिन्नताएं आती हैं और उससे जैव विकास होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शुक्र का वायुमंडल की मोटे श्वेत और पीले बादलों का बना होता है। देखिए, शुक्र का वायु, जिस प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है 78%, उसमें नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, अन्य गैसें होती हैं, ऐसे ही शुक्र का वायुमंडल है। और शुक्र के जो वायुमंडल है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, और ये श्वेत और पीले बादलों के रूप में होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की। किसी लेंस की क्षमता उसकी का व्युत्क्रम होती है। देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी f का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता के बारे में हम हमारे पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वापस दोहरा लेते हैं। लेंस की क्षमता, बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणों का लेंस के द्वारा केंद्रित करना या उसे फैलाना, अपसारित करना, उसका जो सामर्थ्य होता है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसको हम P के द्वारा इंडिकेट करते हैं, P बराबर VI, और इसका जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। चलिए चर्चा करते हैं छठे प्रश्न पर। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। देखिए, विद्युत, जैसे कि पहले भी विद्युत जब परिपथ आपको समझाया था उसमें यहाँ इस चीज़ की चर्चा की गई थी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है धनावेश से ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और हम जानते हैं कि जिस ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है धारा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है, अर्थात धारा जो है वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ बहती है। तो यहाँ पर इस खालिस्तान में विपरीत शब्द भरा जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। जीवाणु और कवक मृत जैव अवशेषों का करते हैं। देखिए, जीवाणु और कवक जो मृत जैव अवशेष हैं इनका अपमार्जन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? अपन सामान्य उदाहरण आपने देखा है कि कभी कोई जानवर मर जाता है, अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाता है तो कुछ दिन के पश्चात उसमें जीवाणु और कवक और अन्य सूक्ष्म जीव उसमें लग जाते हैं, और 2-4 दिन के बाद में जब हम अगर वहाँ जा कर के देखेंगे तो वहाँ केवल एक हड्डियों का ढांचा ही हमें दिखाई देगा, बाकी सभी जो उसके अंग हैं, जो वो सब जो सूक्ष्म जीव हैं उसे वो मिट्टी में मिला देते हैं। इसे हम अपमार्जन की क्रिया कहते हैं, अर्थात ये प्रकृति की स्वच्छता का कार्य करते हैं, उसे अपघटन करते हैं, उसका जैव निम्नीकारी करते हैं। तो जैव निम्नीकारी का कार्य ये करते हैं। यहाँ आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से देख सकते हैं। पहले खालिस्तान का उत्तर था हमारे मुट्ठी, दूसरे का ध्वनिक सोनोरस, तीसरे का जैव विकास, चौथे का सल्फ्यूरिक अम्ल, पांचवे का फोकस दूरी,
जो कि हमने बताया था कि जो विद्युत शक्ति है, लेंस की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, P बराबर P अनुक्रमानुपाती 1/f, अर्थात ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात f बढ़ेगा तो P का मान कम हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मान कम हो जाएगा। छठे प्रश्न में हमने विपरीत शब्द भरना था। जैसा कि यहाँ परिपथ में दर्शाया गया है कि धारा का जो मान है वो हमारे ऋण आवेश से धनावेश की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नीचे तीर के द्वारा दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। और सातवें जो प्रश्न था वो हमारा अपमार्जन था। सातवें प्रश्न का उत्तर हमारे अपमार्जन था, सूक्ष्म जीवों और कवक। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रकार के रिक्त स्थान भली भांति समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन अवश्य दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। धन्यवाद।